important topic. The topic name is verb. So first of all, we have to know that what is verb. Look at these sentences. Mahatma Gandhi was a great leader. महात्मा गांधी एक ग्रेट लीडर थे. ये जो वर्ड है ये तो हो गया हमारा नाम. ये जो वर्ब है ये हमारा वर्ब was. दूसरे वाले सेंटेंस में he had a kind and loving heart. उनके पास क्या था? प्यारा दिल था, दया था, मतलब दया से भरा हुआ और प्यारा हार्ट था. हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये एक वर्ड जो कि इनके पोजीशन को बता रहा है. He sacrificed his whole life for the freedom of our country. उन्होंने sacrifice, उन्होंने क्या कर दिया? अपना जीवन न्यौछावर कर दिया. All his whole life, अपने पूरे जीवन को for the freedom of our country, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए. तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक ये वर्ड was, एक वर्ड दिख रहा है, एक ये दिख रहा है had, और एक यहाँ दिख रहा है sacrificed. इन तीनों वर्ड से हम लोग को क्या पता चल रहा है? ध्यान से देखने पे ये पता चलेगा कि महात्मा गांधी लीडर तो क्या थे, यानी उनके स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है. मतलब कि वो क्या थे, उनका स्टेट क्या था? was. He had a kind and loving heart. अब he had क्या बता रहा है यहाँ पे? had बता रहा है कि उनके पास, मतलब उनके अंदर क्या था? kind and loving heart, दया और प्यार से भरा हुआ दिल. ये किसका था? ये महात्मा गांधी का था, यानी महात्मा गांधी के पास था. यानी ये जो had है ये पोजीशन को बता रहा है. क्या चीज का पोजीशन? यहाँ एक काइंड है, एक लविंग हार्ट है. ये उनका था, यानी उनके पास था. यहाँ तीसरे वाले में ही सेक्रीफाइस्ड, उन्होंने न्यौछावर कर दिया. क्या किया? न्यौछावर किया. यानी यहाँ पे उनके द्वारा किए गए एक्शन की बात हो रही है. तो ओवरऑल कुल मिला के इस सेंटेंस से, इन तीनों सेंटेंसों को देखने के बाद ये पता चलता है, अगर इसको भी हम वर्ब बोल रहे हैं, इसको भी हम वर्ब बोल रहे हैं और इसको भी वर्ब बोल रहे हैं, तो वर्ब होता क्या है? वर्ब का डेफिनेशन केवल ऐसा नहीं कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, वो तो ठीक है, वो बच्चे को नॉर्मली याद करवाने के लिए बोल दिया जाता है. वर्ब डूइंग वर्ड होता तो है डूइंग वर्ड, लेकिन क्या डूइंग वर्ड के अलावा और कोई वर्ब नहीं होता है? होता है. कैसे? तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग डेफिनेशन. इन तीनों सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू denote, that is used to denote a state of a subject. यानी किसी सब्जेक्ट के स्टेट को, स्टेट मतलब अवस्था, मतलब वो क्या है, क्या था, इस टाइप का स्टेट ऑफ सब्जेक्ट. एंड द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम अगर किया गया, कोई एक्शन किया गया हो, वो भी वर्ब. और what is possessed by a subject, सब्जेक्ट के द्वारा क्या पोजेस किया जाता है, मतलब क्या अपना अधिकार दिखाया जाता है, वो सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब कोई भी काम हो, और सब्जेक्ट खुद अपने आप में क्या है, यानी उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वो. इन तीनों चीजों को बताने वाला वर्ड क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है. एक बार फिर से, verb is a word that is used to denote a state of a subject, the action of subject, and what possessed by the subject. subject के द्वारा क्या पोजेस किया जाता है. इस डिफिनेशन को मैं अभी लिख दे रहा हूं, उसको आप लोग तो ये वर्ब का डेफिनेशन है. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देखते हैं कुछ एग्जांपल. जैसे ही laughs, ही सब्जेक्ट क्या काम करता है? ये लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना. ये काम कर रहा है, ये हमारा हो गया वर्ब.
द कैट इज डेड। बिल्ली मर गई है। बिल्ली क्या हो गई है? मर गई है। यहां पे हमारा वर्ब हुआ इज। ये इज क्या बता रहा है? इस कैट का कंडीशन या स्टेट, कंडीशन या स्टेट मतलब बिल्ली की अवस्था क्या है, बिल्ली का कंडीशन क्या है। तीसरा अपोजिट, आई हैव अ कार। मेरे पास क्या है? एक कार है। ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा एक नाउन। अब ये सब्जेक्ट और नाउन, ये जो कार है ये मेरा है, इस चीज को बताने के लिए कौन सा वर्ड आया? ये हैव जो बता रहा है, वो ये हैव बता रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का ये कार अपना है, यानी पोजीशन इसमें दिखा रहा है। तो तीनों एग्जाम्पल को देख के हम लोग वर्ब समझ गए। एक बार फिर से, क्या होता है वर्ब? जो सब्जेक्ट के स्टेट को बताता हो, स्टेट ऑफ बीइंग, जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को यानी काम को बताता हो, और सब्जेक्ट के द्वारा पोजेस किया गया कोई चीज जिसपे अधिकार दिखाया जा रहा हो, उस चीज को बताता है वर्ब। तो ओवरऑल कुल मिला के वर्ब तीन प्रकार के जो हुए, तो वो क्या क्या हुए? एक तो हुआ एक्शन, एक तो हुआ स्टेट, और एक हुआ पोजीशन। पोजीशन, ये तीन चीज हो गया। जब इतना पता चल गया तो फिर बात यह है कि वर्ब के टाइप्स क्या हैं, वर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, कैसे समझेंगे? ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी एक एक्शन वर्ड है। तो वर्ब आखिर होते कितने प्रकार के होंगे, तो थोड़ा सा टाइप्स पे देख लेते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब का जो रोल होता है ना किसी सेंटेंस में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो पूरे वर्ब के अर्थ को बदल देता है। जैसे अगर वर्ब नहीं रहेगा तो आपका उस सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं निकल पाएगा। क्या काम हुआ है, क्या कंडीशन है, क्या स्टेट है, क्या पोजीशन है, ये पता नहीं चल पाएगा। और इसीलिए वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स के बारे में तो वर्ब पहले समझते हैं पार्ट वाइज करके। वर्ब तो होते ऐसे बहुत प्रकार के हैं, कोई लोग 2 बोलता है, कोई लोग 4 बोलता है, कोई लोग 6 बोलता है। क्योंकि वर्ब में नाम सुनने को मिलेगा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, एक्शन मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, बहुत प्रकार के नाम है इसके, इसीलिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हम लोग स्टेप वाइज समझेंगे कि ये कौन कौन से वर्ब पहले मेन कौन से होंगे और कैसे कैसे ये डिवाइड होगा आगे चल के। तो वर्ब पहले देखते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, या फिर प्रिंसिपल वर्ब बोला जाता है, यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया यहाँ जब नाम पता चल गया तो इससे पता क्लियर हो गया होगा कि ये एक्शन को दिखाता होगा, किसी काम को दिखाता होगा। और दूसरा आया ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। अब दोनों को देखते हैं कि दोनों का वर्क क्या होता है। तो जैसा कि ये एक्शन दिखा रहा है, यानी ये किसी न किसी एक्शन को दिखाएगा, और यही वर्ब आगे बढ़ के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। यही एक्शन वर्ब क्या बनेगा? या तो ट्रांजिटिव या फिर इंट्रांजिटिव, ये बनता है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो एक्शन वर्ड को कैसे समझेंगे? व्हेन अ पर्सन इज डूइंग समथिंग इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब और मेन वर्ब, जिसमें यदि किसी वाक्य में यदि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो जो भी काम कर रहा है वो हमारा हो जाता है मेन वर्ब। आगे ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। हेल्पिंग से भी पता चल गया होगा, सहायता करने वाला। तो ये करता क्या है? ये करता है अपने मेन वर्ब की सहायता। तो क्या केवल मेन वर्ब की सहायता ही करता है? नहीं, ये
स्टेट को बताने के लिए ये वर्ड यूज होते हैं। स्टेट जो पहले बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी सब्जेक्ट क्या है, उसका स्टेट क्या है, उसका पोजीशन क्या है, उसका कंडीशन क्या है, उस चीज को बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है। स्टेट या बीइंग, होना, स्टेट को बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए, बीइंग क्या होने के लिए वो बताएगा। यही वर्ब हमारा यूज होता है आगे चल के बहुत जगह। एक मैंने नाम लिया था लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा होगा। लिंकिंग, लिंक करना, जोड़ना। तो क्या ये लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब नहीं होता है क्या? मेन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन लिंकिंग वर्ब वैसे वर्ब होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं। लिंकिंग वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो किसी एक्शन को नहीं दिखाते हैं, मतलब उसमें कोई काम नहीं दिखेगा, वो बस सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट को क्या कर देता है, लिंक कर देता है। यानी वो वर्ब नहीं रहेगा तो इस सेंटेंस का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। दिखेगा कि ये कोई एक्शन है, दिखेगा कि ये कोई स्टेट है, दिखेगा कि ये कोई बीइंग है, स्टेट बीइंग, लेकिन वो मेन वर्ब नहीं होता है। वो बस क्या करता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करता है, इसीलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब रखा गया है। तो अगर एक्शन वर्ड की बात करें तो एक्शन वर्ड तो सबको पता है। प्ले हो सकता है, खेलना एक काम है। लाफ एग्जांपल में देख ही चुके थे हम लोग। ईट, ड्रिंक, इस प्रकार के जितने भी काम वाले वर्ब हैं वो सारे के सारे एक्शन वर्ब में आएंगे। ऑक्सिलरी में कौन कौन से आते हैं? तो ऑक्सिलरी वर्ब में ये ध्यान देना, इज, एम, आर। ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर प्रेजेंट का हो गया, वाज वर्ब पास्ट का हो गया, विल, शैल फ्यूचर का हो गया, डू, डज, डिड ये हो गया, हैज, हैव, हैड ये भी हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल्स है ना, मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब जैसा ही काम करते हैं। मॉडल्स हालांकि वो मूड को बताते हैं, लेकिन वो भी ऑक्सिलरी वर्ब के ही कैटेगरी में होते हैं। तो इन ऑक्सिलरी वर्ब का क्या क्या काम हुआ? सबसे पहला चीज तो ये लिंक करेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को, या फिर ये किसी भी सेंटेंस के टेंस को कन्वर्ट करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंटेंस के टेंस को कन्वर्ट करने में। तीसरा, ये निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा काम करता है। यानी बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आप लोग कोई भी निगेटिव सेंटेंस या कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं देखे होंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, ऑक्सिलरी वर्ब पहले करना होता था। बिना ऑक्सिलरी वर्ब पहले किए वो इंटरोगेटिव होगा नहीं, तो ये इंटरोगेटिव बनाने में हेल्प करता है। निगेटिव में नॉट बिना ऑक्सिलरी वर्ब के लगता नहीं है, तो उसमें भी ये काम करता है। ये लिंक करने में काम करता है, ये स्टेट और बीइंग बताने में काम करता है। और इधर एक्शन वर्ड ये सब हो गया। अब बात कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव फिर नाम क्यों आया, इस ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से क्या लेना देना है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या एक्शन वर्ड ही हो सकता है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो सकता है? तो इसको ध्यान से समझना है। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव केवल और केवल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्म देखना होता है हम लोगों को, इसलिए केवल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। यानी ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव केवल ये बताएगा कि कौन सा वर्ब अपने सेंस को पूरा करने के लिए अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है, और कौन सा सेंटेंस बिना ऑब्जेक्ट लिए अपने सेंस को क्लियर कर दे रहा है। तो ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कौन हो सकते हैं? एक्शन वर्ब या मेन वर्ब ही हो सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं, एक और नाम आया फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, फिनाइट वर्ब में और नॉन फिनाइट में। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात करेगा तो बस दिमाग में ये बैठा लेना कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वो इसलिए पूछा है कि वो ये जानना चाह रहा है कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। बस केवल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चीज है तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम लोग देखते हैं कि वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अब एक वर्ब आया था फिनाइट, फिनाइट और एक आया नॉन फिनाइट। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला यही दो वर्ब हैं। तो फिनाइट और नॉन फिनाइट क्या है, ये क्या करते हैं सेंटेंस में? नॉन फिनाइट और फिनाइट क्या केवल एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकते हैं? तो ये समझ लीजिए कि फिनाइट और नॉन फिनाइट ये भी हो सकते हैं, फिनाइट और नॉन फिनाइट ये भी हो सकते हैं। फिनाइट और नॉन फिनाइट ये भी हो सकते हैं। कैसे? तो क्वेश्चन ये उठा होगा कि पहले फिनाइट और नॉन फिनाइट कहते किसको है? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का तो क्लियर हो गया कि वो बस ऑब्जेक्ट को सर्च करता है, ऑब्जेक्ट को खोजता है। इसका क्या काम है? ये फिर नाम क्यों दिया गया? फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होते रहता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसके नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर जो भी वर्ब अपने आप में बदलाव ला देता है, चेंजिंग ला देता है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड द पर्सन ऑफ सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ अ सेंटेंस, वो हमारा कहला जाएगा फिनाइट वर्ब। और जो अपने आप में कोई चेंज नहीं करता है वो हमारा हो जाएगा नॉन फिनाइट। तो क्या आप ये बताइए कि क्या कोई एक्शन वर्ड ही अपने आप में बदलाव लाता है क्या? कोई जरूरी नहीं है। ये भी बदलाव ला सकता है, ये भी बदलाव ला सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट ही लगा हुआ है तो ही के साथ तो इज हो जाता है। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट ही की जगह हम यू कर दिए तो उसका पर्सन देखेंगे, पर्सन कौन सा? सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आर हो जाएगा। अगर हम आई कर दिए तो एम हो जाएगा। अगर हम टेंस चेंज कर दिए तो वाज वर हो सकता है, विल सेड हो सकता है। यानी ये भी चेंज करेगा तो ये फिनाइट वर्ब का काम करेगा, ये भी चेंज करेगा तो ये भी फिनाइट नॉन फिनाइट का काम करेगा। ठीक, एक चीज यहां पे ध्यान देने वाला बात है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इन लोगों का अपना एक लॉबी होता है। लॉबी मींस अपना एक पार्ट, मतलब कौन से वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, कौन से वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं, पता तो चल जाएगा। अभी मैं आगे बताऊंगा इसको डिफिनेशन के साथ। इन लोगों का अपना एक लॉबी होता है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ क्या मतलब कुछ संख्या है उनकी, जो कि ट्रांजिटिव के भी रूप में यूज किए जा सकते हैं, इंट्रांजिटिव के भी रूप में यूज किए जा सकते हैं। लेकिन फिनाइट नॉन फिनाइट का अपना कोई लॉबी नहीं होता है। कोई भी वर्ब फिनाइट हो सकता है, नॉन फिनाइट हो सकता है। उसमें कोई लेना देना नहीं है कि प्ले है तो प्ले हमेशा जब भी रोल प्ले करेगा तो फिनाइट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्ले ट्रांजिटिव का करेगा ये जरूरी है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं। उसको छोड़ के इन लोगों का अपना एक लॉबी होता है। ट्रांजिटिव वर्ब एक तरफ, इंट्रांजिटिव वर्ब एक तरफ। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव ऑक्सिलरी हेल्पिंग में तो होंगे नहीं, उसमें केवल क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग नाम दिया गया है वो लिंक करने का काम करेगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का काम करेगा, और फिनाइट नॉन फिनाइट भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूं कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का डिफिनेशन के साथ क्या होता है। विद एग्जांपल, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पहले ही बता दिए हैं। अ वर्ब दैट नीड्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, सेंस को पूरा करने के लिए एक वर्ड की जरूरत पड़ती है, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो उस वर्ब को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव। जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, अगर सपोज किया जाए ये वर्ड मेरा नहीं आता, हम लिख रहे ही इज राइटिंग, तो इसका अर्थ तो कुछ ना कुछ है लेकिन इसका कंप्लीट सेंस जो आ रहा है वो नहीं आ रहा है। ही इज राइटिंग क्या, अ लेटर। अब अ लेटर आने से क्लियर हो गया कि ये
अपना सेंस कंप्लीट कर लिया, कि वह एक पत्र लिख रहा है। इसको दूसरे हिसाब से ऐसे समझा जा सकता है कि when an action passes over, जब पास करता है, passes over from subject यानी doer to receiver, यानी जब डूअर के द्वारा किया गया कोई काम पास करता है किसी दूसरे रिसीवर पर, तो वो जो वर्ब होता है वो क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। फिर से एक बार, when an action done by subject passes over from doer to receiver, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया गया है वो अगर पास कर रहा है, जिसका भी प्रभाव इफेक्ट जा रहा है किस पे? किसी दूसरे वर्ड पे, तो वो वर्ड कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये कहला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एक और एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं, सी फील्ड, उसने भरा, तो क्या सेंस क्लियर है? सेंस क्लियर नहीं है। तो अब सेंस क्लियर कब होगा? जब हम यहां पे ये लिख दे, सी फील्ड अ वाटर बोतल, तब क्या होगा? वह उसने एक पानी का बोतल को क्या किया? भरा। उसने ये जो क्रिया की, ये जो एक्शन हुआ, ये किसको पास ओवर कर रहा है? उसने भरा, तो क्या भरा? वाटर बोतल। यानी ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। तो यही, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब से एक और फायदा ये हुआ, ऑब्जेक्ट जानना है तो ट्रांजिटिव वर्ब बता देगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को रखता है, इसलिए अगर ऑब्जेक्ट जानना हो तो उसी वर्ब से क्वेश्चन कर दिया जाए, व्हाट और whom, ये दो अगर क्वेश्चन किया जाए, अगर वो आंसर आ रहा है तो समझ जाइए कि वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। Intransitive verb, a verb that does not require any object to complete its sense is called intransitive verb। एक वैसी क्रिया जिसे अपने सेंस को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कहलाता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल, ही रन्स इन द फील्ड। अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो ये हो गया, इसके द्वारा एक्शन क्या किया गया? ये किया गया, दौड़ा, दौड़ना रनिंग होता है, दौड़ना। ही रन्स, वह दौड़ता है। अगर दौड़ता है भी बोल दिया जाए तो इसका सेंस क्लियर है कि वह दौड़ता है या वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, क्लियर है। तो फिर ये जो वर्ड आया हुआ है, ये किस लिए आया है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा ये आया है तो ये इस पे पास ओवर कर रहा है, ये इस पे पास ओवर नहीं कर रहा है, इसका सेंस यहीं तक क्लियर है। लेकिन इसके सेंस को और थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करने के लिए बाहर से जो वर्ड आते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर उसको हटा दिया जाए तो सेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन अगर सेंस क्लियर होने के बाद भी अगर बाहर से कुछ वर्ड आ रहा है, यानी इसके सेंस को और ज्यादा क्लियर करने के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। वैसे भी अगर इससे हम क्वेश्चन करें व्हाट और whom, तो हमारा ये आंसर कभी नहीं आ सकता है। He runs what, वह क्या दौड़ता है? तो कोई बोलेगा फील्ड में, he runs whom, वह किसको दौड़ता है? कोई आंसर देगा फील्ड में, ये आंसर है वेयर का। वह कहां दौड़ता है? अगर कोई पूछता वेयर, तो आंसर दिया जा सकता था इन द फील्ड। और वेयर से क्वेश्चन, हाउ से क्वेश्चन, व्हाई से क्वेश्चन, व्हेन से क्वेश्चन, ये कभी भी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है WH वर्ड, ये हमेशा किस चीज को बताएंगे? ये एडवर्ब को बताएंगे। वो एडवर्ब वाले क्लास में क्लियर हो जाएगा। व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, इन चारों से जो भी आंसर आता है वो हमेशा एडवर्ब होता है, न कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, क्लियर? अब ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव पे थोड़ा सा हम ये बता देना
चाह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ होगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वॉइस के टाइम में होगा। जब वॉइस बनाना सीखा जाएगा उस टाइम में जरूरत पड़ता है कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है उसी का वॉइस बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। तो इसके लिए बस इतना ही दिमाग में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देखा जाता है, और बाकी वैसे इसका कोई विशेष रोल नहीं है। टाइप पता चल गया ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ। नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्शन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। एक्चुअली एक्शन और ऑक्सिलरी वर्ब मेरे को पहले ही बताना चाहिए था, मैंने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बता दिया, खैर कोई बात नहीं। एक्शन वर्ब जैसा कि मैं बता चुका हूं, जब कोई सब्जेक्ट या कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कोई काम करता है तो वो उसका एक्शन कहलाता है, और वही उसी को मेन वर्ब कहते हैं, उसी को एक्शन वर्ब कहते हैं। व्हेन अ पर्सन और थिंग इज डूइंग समथिंग इट इज कॉल्ड एक्शन वर्ब और मेन वर्ब। दिस एग्जांपल, प्लेज, राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल क्या कर रहा है, क्या करता है, खेलता है। खेलना एक काम है, ये हमारा हो गया मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब। आई एम टीचिंग यू, मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं। टीच क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। उसी प्रकार ऑक्सिलरी वर्ब, अ वर्ब दैट एड्स मीनिंग टू द बेसिक मीनिंग ऑफ मेन वर्ब। वह वर्ब जो एक्शन वर्ड का जो बेसिक मीनिंग होता है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है, तो उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। वो कैसे करता है, main verb in the sentence is called auxiliary verb. They convey information about tense, person और number. पहले ही जिस समय मैंने वो चार्ट बनाया था auxiliary verb में, मैंने बताया था कि ये इंटरोगेटिव बनाने में यूज होता है, ये निगेटिव बनाने में यूज होता है, ये टेंस को चेंज करने में यूज होता है, ये स्टेट बताता है, किसी पर्सन का कंडीशन, पोजीशन या स्टेट बताता है। यानी उससे वो क्या करता है कि जो मेन वर्ब का अपना बेसिक मीनिंग होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं आई एम टीचिंग यू, यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है हमारा टीच, ठीक है। लेकिन ये टीच से टीचिंग, टीच मतलब तो होता है पढ़ाना, तो मैं तुम्हें पढ़ाना, ये कोई अर्थ बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये एम जो लगा उसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्या ऐड हुआ, पढ़ाना से बन गया क्या, पढ़ा रहा, पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ ये एम ये बता रहा है कि इसका जो पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन है और नंबर क्या है, सिंगुलर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे आर रीडिंग बुक्स, दे आर रीडिंग बुक्स। यहां पे पहले तो एम आया, दूसरे वाले में ये आर आया। आर क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है, यहाँ जो व्यक्ति है वो प्लूरल है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये उसके नंबर के अकॉर्डिंग ये प्लूरल आया। आईएनजी, रीड में जो आईएनजी लगा हुआ है इसी आर के चलते लगा हुआ है, यानी आईएनजी लगने में इसने अपने मेन वर्ब की सहायता की, हेल्प किया, और इसीलिए ये एक ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ये हो गया क्लियर, एक्शन वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसका क्या काम है, ये तो पहले भी बताया जा चुका है, अभी भी मैंने बता दिया। अब देखते हैं आगे। तो आज का टॉपिक जो पढ़ाया मैंने उसके बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने। सेंटेंस में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी वर्ब को चूज करना है। सबसे पहला चीज करोगे क्या, पहले वर्ब को चूज करोगे। वर्ब को चूज करने के बाद उसके डैश देके उसके सामने ये बताना होगा कि वो अगर वर्ब है तो वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है कि ऑक्सिलरी है, कैसा वर्क कर रहा है सेंटेंस में, ये तुम लोग करके दिखाओगे। और बाकी का जो और भी वर्ब बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।